हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हम सामान्य विज्ञान और तकनीक की एक सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से। अब अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से एक खास इनिशिएटिव लिया गया है और एक बुक निकाली गई है जिसका नाम रखा गया है प्रीलिम्स पॉसिबल। और इसमें आईएएस और अन्य राज्य स्तरीय जो पीसीएस होते हैं उनके लगभग 250 पेपर्स को क्या किया गया है, असेंबल किया गया है। लगभग 3600 या 3500 से ज्यादा इसमें टोटल क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन क्वेश्चनों को सिर्फ ऐसे नहीं किया गया है, एक होता है ना ट्रबल शूटिंग होती है, हम जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस बुक की खास बात क्या है कि बुक में एक चीज खास है कि सारी के सारे जो भी डाटा है या जो क्वेश्चन है उनको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिवीजन से बेनिफिट क्या होगा कि जो शुरुआत होगी तो उसमें आपको कुछ माइंड मैप भी मिल जाएंगे। मतलब अब आपको अलग से नोट्स टाइप के बनाने की जरूरत नहीं है पीटी की, आपका काम उन्हीं नोट से चल जाएगा। तो ये एक खास बात है। दूसरी बात ये है कि इसको 100% एरर फ्री बनाया गया है। मतलब बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे जो नई नई पब्लिकेशन होते हैं उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। अब मान लीजिए हमने मेहनत भी करी, चीजें पढ़ी भी और फिर भी हमने गलत पढ़ ली, तो गलत पढ़ेंगे तो करके भी गलत आएंगे। तो एक तो ये अच्छी खास बात है। फिर जहां जहां जरूरत पड़ी है तो क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने के बाद नॉलेज प्लस के रूप में एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रखी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ नॉलेज या कुछ पॉइंट्स या प्रेजेंट करने का तरीका हम जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे अपनी तरफ से भी एड ऑन करते चलेंगे। तो भाई पढ़ने को तो हम यहां भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वीडियो को तो बार बार नहीं देखेंगे ना आप। तो जो जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर चल रहा है, अब उसी चैप्टर को आप खोल लीजिए और साथ में जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे पढ़ते जाइए। अब कहीं पे कोई स्पेशल डाटा अगर हमने कहा या इस कोई मान लीजिए ट्रिक हमने देखी, उसी को वहीं बुक में ही नोट कर डालिए। तो ये जो प्रीलिम्स पॉसिबल की सामान्य विज्ञान की किताब है अरिहंत की, ये आप बड़े ध्यान से खरीद लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऊष्मा और ताप। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का ही एक प्रकार है। अब ऊर्जा की बात करें तो ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं कि ऊर्जा क्या है, कि ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता को दर्शाता है, उसकी कैपेसिटी को दर्शाता है। यहां पे हम बात करें तो तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का ऐसा प्रकार जो किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का एहसास दिलवाता है, या जिसके कारण कोई वस्तु ठंडी या गर्म होती है, क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। इसका मात्रक अगर आपसे पूछे कि भाई इसका एसआई मात्रक क्या है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक जूल है, क्योंकि ये भी ऊर्जा का एक प्रकार है। लेकिन प्रयोग में हम लोग क्या करते हैं? कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं। आप इसको सीजीएस मात्रक के रूप में भी याद रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो इसमें 4.186 जूल होते हैं। आप याद करने के लिए इसको क्या कर लीजिए, 4.2 के रूप में याद कर लीजिए, क्योंकि लंबा डाटा जितना होगा उतना ही याद करना मुश्किल भी रहेगा। अब हम बात करें कि भाई हमने ऊष्मा के बारे में ये तो पढ़ लिया। ऊष्मा के प्रकारों की अगर बात करें तो जैसे जैसे अलग अलग स्थानों पर ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है, उसके आधार पर ऊष्मा को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक, जब पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता है और पदार्थ के टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा होता है, वो ऊष्मा। और दूसरी, वो ऊष्मा जिसके कारण पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। ठोस है, आपने ऊष्मा दे दी, द्रव बन गया, और ऊष्मा दे दी, गैस बन गया। तो इस आधार पर ऊष्मा के दो प्रकार हैं, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आपको आवश्यकता पड़ती है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए एक्चुअली है क्या, फॉर्मूला है Q बराबर एम एस डेल्टा टी, और S बराबर है Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। तो मात्रक क्या निकल के आएगा भाई? अगर ऐसा ही मात्रक कहेगा तो ऊष्मा का मात्रक जूल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और डेल्टा टी का मात्रक केल्विन। और अगर सामान्य की बात करेगा
तो मात्रक जूल किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस को शो करता है। तो केल्विन ले लीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जब ऐसा ही पूछेगा तो आपको स्पेशली यही बताना है। सामान्य उपयोग में हम ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जल की अगर विशिष्ट ऊष्मा की बात करी जाए तो जल की विशिष्ट ऊष्मा मैक्सिमम होती है, जितने भी पदार्थ हैं उनमें जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी वो देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। इसका मतलब कि पानी बहुत देर से गर्म होता है, बहुत देर से ठंडा होता है। जबकि अगर हम रेत की बात करें तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, तो रेत तुरंत गर्म हो जाता है, तुरंत ठंडा भी हो जाता है। तो पानी की इस गुण के कारण हम क्या करते हैं, रोगी की सिकाई करने के लिए इसी चीज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बाकी चीजें बहुत जल्दी ठंडी हो जाएंगी लेकिन पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा। ये 4 घंटे 6 घंटे तक हमको गर्मी प्रदान करता रहेगा। दूसरी बात, रेडिएटर में जल, रेडिएटर के रूप में जल का उपयोग, भाई गाड़ियां होती हैं उनमें रेडिएटर में पानी डाला जाता है, कोई भी और तरल डालेंगे तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, तो रेडिएटर भी गर्म हो जाएगा। पानी क्या है, गर्म नहीं होता है, बहुत देर से गर्म होता है। इसका एक उपयोग और भी देख सकते हैं, जो आपने सुना होगा, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज या स्थलीय पवन और समुद्री पवन, ये भी पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होने की वजह से ही आते हैं। किसान जब पाला पड़ता है तो अपने खेत में पानी दे देता है, क्यों? क्योंकि पानी जमेगा भी बहुत देर से। इसका मतलब ये भी विशिष्ट ऊष्मा का ही एक अनुप्रयोग होता है। अब दूसरी जो टाइप है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है अवस्था परिवर्तन में दी जाने वाली या ली जाने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब कि अगर हम पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलें या द्रव से गैस में या फिर उसका उल्टा करके लाएं, तो हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि हमने पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, तो भाई पहले तो हम गर्म कर रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, पहले 40 था, 50 हुआ, 60 हुआ, गर्म होता चला गया। जब 100 डिग्री पर आ गया, हमने खूब गर्म किया, खूब देर तक गैस जलाई, लेकिन टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। तो अब इसको क्या कह सकते हैं कि भाई हमने जो 1 घंटे गैस जला करके ऊष्मा दी वो कहीं खो गई। अब खो गई तो उसको हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा कह देंगे। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा भाई, फॉर्मूला होता है Q बराबर ml या L बराबर Q अपॉन m। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, ये ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, और कैलोरी पर ग्राम ये मात्रक हो जाएगा इसका सीजीएस टाइप का मात्रक। अब हम बात करते हैं कि भाई देखिए कोई भी चीज है तो वो दो कंडीशन में होगी ना। एक बार तो वो गल रही होगी, गलन मतलब कि जब कोई ठोस चीज किसमें कन्वर्ट होती है, द्रव में कन्वर्ट होती है। दूसरी कंडीशन में क्या होगी, वाष्पन हो रहा होगा। वाष्पन मतलब जब कोई द्रव भाप बनता है, या इनका उल्टा भी कह सकते हैं। तो एक तो गलन की गुप्त ऊष्मा होगी और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होगी। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मतलब है द्रव से गैस में परिवर्तन होने पर प्राप्त ऊष्मा, प्राप्त नहीं, दी जाने वाली ऊष्मा। हाँ, अगर हम किसी गैस को द्रव में कन्वर्ट करेंगे तो हमको प्राप्त होगी। इसी तरीके से गलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब है ठोस से द्रव में परिवर्तन होने पर दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है, गलन की ऊष्मा कहलाती है। अब हमको यहां तक एक बात समझ में आ गई। देखिए बहुत ज्यादा आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन एक मोटा मोटी आपको एक डाटा याद रख लेना है कि जो बर्फ है उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, और जो पानी है उसके भाप बनने के लिए 536 या, अब उस डाटा को इतना कहां याद करेंगे, एग्जैक्ट डाटा 540 लगभग डाटा याद कर लेते हैं, कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम बर्फ को अगर आपको पिघलाना है तो आपको 80 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। 1 ग्राम पानी को अगर भाप बनाना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में कन्वर्ट करना है, तो आपको 540 कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब हमको यहां से एक बात समझ में आ रही है भाई कि क्वेश्चन कैसे इसके पूछता है, एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चनों में इस तरीके से आपको उलझाएगा कि कहेगा कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी की अपेक्षा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ से शरबत बनाना ज्यादा बेटर है।
कौन ज्यादा ठंडा करेगा? तो भाई बर्फ को इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी और भी चाहिए ना, इसका मतलब बर्फ ज्यादा ठंडा कर देगी बनिस्बत पानी। ऐसे ही वो ये कह सकता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप से जलना ज्यादा कष्टदायक है। वजह, पानी जलाएगा जितनी ऊर्जा देगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वो तो है ही है, अगर भाप जलाएगी तो पहले 540 कैलोरी हमारे हाथ को दे देगी, फिर वो 540 देने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी अलग से जलाएगा, तो डबल जलन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे ताप का। तो ताप ऐसी राशि है जो ऊष्मा के चलने को बताती है, ऊष्मा की दिशा को निर्धारित करती है। अर्थात ऊष्मा के कारण कोई चीज ठंडी या गर्म हमको महसूस हो रही थी, तो ये ठंडी गर्म क्या चीज है? ये ठंडा होना गर्म होना ही टेम्परेचर है। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ऊष्मा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। अब अगर ताप के मात्रकों की बात करें तो भाई अगर आपसे पूछे कि एसआई मात्रक क्या है, एमकेएस मात्रक क्या है, तो इसका केल्विन इसका मात्रक माना जाता है। बाकी ये जो मात्रक हैं ये वैसे यूज के हैं, जैसे सेल्सियस, केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने अगर अपना पैमाना बनाया तो उसने मात्रक केल्विन रख दिया। इसको परम पैमाना भी कहा जाता है, इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। सेल्सियस ने बनाया तो सेल्सियस नाम रख दिया, र्यूमर ने बनाया तो र्यूमर नाम रख दिया, फारेनहाइट ने बनाया तो फारेनहाइट नाम रख दिया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब आगे देखेंगे आगे क्या हो रहा है। आगे कह रहा है कि भाई देखिए प्रमुख तापक्रम पैमाने, पहले सेंटीग्रेड वर्ड भी यूज करते थे, बट अभी फिलहाल जो नॉर्म्स है उनमें सेंटीग्रेड वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। पुरानी बुक्स में आपको कुछ में लिखा मिल जाएगा। सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था इसलिए उसको सेल्सियस कहा जाता है। सेल्सियस है इसलिए डिग्री वर्ड का यूज कर देंगे। देखिए परम पैमाना इसको कहा जाता है या केल्विन पैमाना कहा जाता है, तो इसको कैसे निरूपित कर देंगे? क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसके साथ कभी डिग्री का यूज नहीं करते। फारेनहाइट ने बनाया तो डिग्री फारेनहाइट, र्यूमर ने बनाया तो डिग्री र्यूमर, रैंकिन बना देगा तो रैंकिन पैमाना रख देंगे। अब इन लोगों ने पैमाने बनाए किस आधार पर? तो इन्होंने बनाए कि भाई देखिए बर्फ जो जमती है और भाप जहां बनती है उन टेम्परेचरों को इन्होंने अपने अपने हिसाब से माना। जैसे सेल्सियस ने माना कि बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमती है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप बन जाता है पानी का, ऐसे ही केल्विन ने माना कि 273.15, 273 याद कर लीजिए तब भी आपका काम चल जाएगा, पर बर्फ जमती है और 100 का डिफरेंस रखते हुए 373.15 पर क्या हो जाता है? पानी भाप बन जाता है। फारेनहाइट पैमाने की बात करें तो इन्होंने कहा कि नहीं, बर्फ जमती है 32 डिग्री फारेनहाइट पर और पानी उबलता है 212 फारेनहाइट, केल्विन नहीं, 212 डिग्री फारेनहाइट। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, र्यूमर साहब ने कहा कि नहीं आप सब गलत कह रहे हैं, देखो बर्फ जमेगी 0 पर और जो भाप बनेगी वो बनेगी 80 पर। अब एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, अननोन टेम्परेचर मतलब आप इसको ले लीजिए सेंटीग्रेड को, फिर कह रहा है कि बर्फ कितने पर जमती है, इसमें 0 पर, कह रहा है भाप कितने पर बनती है 100 में, माइनस बर्फ कितने पर जमती है 0 में, बराबर। फारेनहाइट के लिए भी यही करेंगे, अननोन पैमाना, जो भी अननोन टेम्परेचर है हमको नहीं पता क्या है। अब बर्फ कितने पर जमी 32 पर, पानी उबला कितने पर 212 पर, फिर बर्फ कितने पर जमी 32 पर। ठीक, र्यूमर में ले लीजिए अननोन टेम्परेचर, बर्फ कितने पर जमी 0 पर, उबला कितने पर 80 पर, फिर से बर्फ वाला घटा दीजिए। ऐसे इधर केल्विन वाला ले सकते हैं, केल्विन में अननोन टेम्परेचर, बर्फ कितने पर जमी 273 पर, 0.15 भी लगाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है भैया। पानी उबला कितने पर तो 373.15 माइनस फिर बर्फ कितने पर जमी 273.1। बेसिक एक फॉर्मूला होता है, अगर आप इस चक्कर में ना भी बने तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर आपको मान लीजिए पेपर में याद नहीं आ रहा कि फॉर्मूला तो था लेकिन याद नहीं आ रहा तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई k माइनस 273
ये हो गया 100, ये हो गया C/100, ये हो गया F-32/180, और ये हो गया R/80। काट दीजिए सबको 20 से, तो C को 20 से C/5 आ जाएगा। F-32 20 से 80 180 को काटेंगे 9 बार कट जाएगा। R/80 को काटेंगे 4 बार कट जाएगा R/4, और K -273.15 और 100 को काटेंगे अपॉन 5। ये एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। हमने वो मेथड भी बता दिया कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अब देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ये कह रहा है सेल्सियस और फारेनहाइट थर्मोमीटर के दोनों ताप का प्रक्षेपण समान होता है, सॉरी प्रेक्षण मतलब जो हम डाटा देख रहे हैं वो समान होता है, जबकि ताप का मान क्या हो। भैया एक ही तरीका है, आप क्या कर दीजिए, C/5 बराबर F-32/9। कह रहा दोनों बराबर हैं, तो चलिए दोनों को बराबर x और x ले लेते हैं। 5 ये हो गया x -32, कह रहा था ना बराबर है। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9x बराबर 5x माइनस, अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x बराबर -160। भैया x बराबर कितना हो जाएगा फिर, -40। इसका मतलब -40 डिग्री पर, अब आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, डिग्री फारेनहाइट कह सकते हैं, दोनों टेम्परेचर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो एक तो ये डाटा आप देखिए कितनी बार पूछा है, ये एक तो डाटा फिक्स याद कर लीजिए क्योंकि एकदम एग्जैक्ट डाटा है, तो -40 पे दोनों बराबर रहते हैं। दूसरा, एक मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर उसको फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये डाटा भी याद हम कर लेंगे, ठीक है। एक ये डाटा याद रखेंगे, दो अलग से डाटा याद कर लेंगे। अब ये पूरी जो कैलकुलेशन थी वो मैंने अभी आपको करके बताई है कि कैसे आएगा। गुणा करते जाइए, भाग कर दीजिए, -40 आ जाएगा। अब देखिए सामान्य मानव शरीर का तापमान क्या होता है, तो नजदीक सबसे क्या लग रहा है आपको, 98.8। अभी हमने इसकी बात करी थी, सॉरी 98.4, ऐसे। ओके, मैं इसको फिर करेक्ट करता हूं, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट, ये कह रहा है सामान्य शरीर का तापक्रम होता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये आता है लगभग 98.6। अब उसमें कह रहा है कि नहीं 98.6 में इसने सही माना है, बड़े वाले को नहीं मान रहा, ये 98.4 को ये मान के चल रहा है, कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं। ये कह रहा है सामान्य मानव शरीर का तापक्रम 98.4 फारेनहाइट होता है। इससे अधिक तापमान होने पर हमारे शरीर में विकार के संकेत होते हैं, जैसे बुखार की स्थिति में शरीर का तापमान अनियंत्रित होकर सामान्य से अधिक हो जाता है। देखो, बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया घुस गए, ठीक, या मान लीजिए कोई वायरस घुस गया, तो ये जो बैक्टीरिया वायरस ये सबसे अच्छे एक्टिव होते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब जो हमारे शरीर का तापमान है उस तापमान पर ये सबसे बेहतर काम करते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो ये काम करना छोड़ देते हैं, ये बहुत कमजोर हो जाते हैं, और फिर WBC क्या करती हैं, इनको खा जाती हैं या मार डालती हैं। इस तरह हमारे शरीर की सुरक्षा हो पाती है। तो बुखार अपने आप में क्या है, बुखार संकेत है कि हमारी बॉडी में कोई बाहर से एंटर कर चुका है, और उसी को रोकने के लिए बॉडी क्या करती है, अपने आप को रिस्टोर करती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है ताकि ये काम प्रॉपर तरीके से ना करें और बॉडी इनको क्या कर दे, मार करके बाहर कर दे। अब आते हैं केल्विन मान में शरीर का सामान्य ताप क्या है। तो भाई हम ये जानते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था K-273/5 और C/5, ये बराबर है। हमने अभी देखा था अगर नीचे नीचे 5 आ रहे हैं तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तब तक आप क्या कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, फिर सॉल्व करते चल रहे हैं हम लोग।
अब देखिए क्या है, देखिए वो कह रहा है, अभी हमने जैसे पढ़ा कि 37 डिग्री होता है हमारे शरीर का ताप, 37 डिग्री होता है तो 37 रख लेंगे भैया, के माइनस 273, तो के इक्वल क्या हो जाएगा, 273 प्लस 37, ये हो जाएंगे 280 और ये 310, ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अब देखें तो बाकी फिजिक्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से अभी भी विभिन्न विभिन्न राज्य आयोगों में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। हाँ, लेकिन मैकेनिक्स में जैसे आपसे नहीं पूछेगा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, या बाकी और भी जो सेक्शंस हैं उनमें नहीं पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर से दोबारा से इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, इसमें भी आपने देखा होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है सियाचिन ग्लेशियर का, या सबसे जो न्यूनतम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो किसी में भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है, ये परम पैमाना होता है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था ना, परम पैमाना है, इसका मतलब ये क्या है, आदर्श है। आदर्श पैमाना है तो इसमें कितना भी तो ऊपर मान हो सकता है, नीचे अगर हम बात करें तो इसमें न्यूनतम मान 0 केल्विन हो सकता है। 0 केल्विन मान से नीचे इसको हम क्या कहेंगे, परम शून्य कहेंगे, परम शून्य ताप, क्योंकि परम पैमाने पर है। इससे नीचे ताप संभव नहीं होता। क्यों, क्योंकि असल में ये क्या है, ये हीट इंजन के ऊपर बेस्ड एक पैमाना है। हीट इंजन जैसे कार्नोट इंजन पे बेस्ड है ये, लेकिन हीट इंजन के दूसरे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप बात करें भाप इंजन की, या डीजल इंजन की, पेट्रोल इंजन की, 4 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं उनकी अगर हम बात करने लग जाएं, तो असल में ये उन पर बेस्ड है। अगर टेम्परेचर नेगेटिव हो गया, x केल्विन हो गया नेगेटिव, तो ऐसी मशीन बन सकती है जो बिना डीजल के, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलना चाहें, मतलब आपको इनपुट कुछ नहीं करना है, बिना डीजल के हमेशा चलेगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, हमने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ रखा है। वो नियम क्या कहता है, कभी भी कोई भी ऐसी मशीन नहीं बन सकती जिसमें आप एक बार एनर्जी इनपुट करें और वो हमेशा काम करती रहे। तो इस तरह के जितने भी आप यूट्यूब पर देखते हैं कि कोई बता रहा है कि देखो एक बार हमने बस किया था, अब लगातार बल्ब जल रहा है, इसमें देखो बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, सब फ्रॉड होते हैं। इस तरह की मशीन बन ही नहीं सकती है। ये कौन कहता है, ये परम पैमाना कहता है। क्यों, क्योंकि इससे नीचे, 0 से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं होता है। अगर ऐसा हो गया तो पूरी फिजिक्स खत्म, दूसरी नई तरीके से लिखनी पड़ जाएगी, और अभी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ऐसा पॉसिबल है नहीं। आगे बढ़ते हैं। केल्विन पैमाना वो है जिसका ऋणात्मक मान नहीं होता, बाकी सबका हो जाता है। अभी हमने जैसे चर्चा करी, क्यों नहीं होता है वो भी हमने देख लिया, क्योंकि अगर नेगेटिव वहां पे मान हो गया तो ऐसी मशीन बन जाएगी जो ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन नहीं करेगी। अब फिजिक्स किस चीज पर टिकी हुई है भाई, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, इसी तरह के तो नियमों से कलेक्शन होकर फिजिक्स बनी हुई है। अब मान लीजिए ऊर्जा संरक्षण का ही नियम खत्म, तो बाकी पूरा मामला गड़बड़। परम शून्य ताप क्या है, परम शून्य ताप के बारे में हमने ये कहा था कि इससे नीचे टेम्परेचर नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबल न्यूनतम तापमान है, इससे नीचे नहीं होगा। इसे किसी भी तापमान पैमाने का प्रारंभिक बिंदु है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि वो संभव न्यूनतम ताप जिससे और कम नहीं होगा, उसी को हम क्या करेंगे, परम शून्य कहेंगे। तो आंसर आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा, अभी हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है। परम शून्य ताप क्या होता है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन, तथा सेल्सियस पर क्या हो जाएगा,
-273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि 273/5 और ये होता है C/5। इसका मतलब इसको काट दो तो ये हो जाएगा K बराबर C प्लस 273। C के रूप में कह रहे हैं तो उसको ऐसे कह दीजिए K माइनस 273 बराबर C। अब वो कह रहा है 0 केल्विन है, तो ठीक है भैया 0 केल्विन रख दिया, माइनस 273। अब 0 में से 273 घटाओगे तो माइनस के 273 आपको मिल जाएंगे डिग्री सेंटीग्रेड। बस यही है। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसी को विविध रूपों में प्रयोग कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं। कह रहा माना कि औसत जो तापमान है सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F क्रमशः C तथा F हैं, यदि C तथा F का संबंध F बराबर 9/5 C प्लस 32 हो तो F तथा C का संबंध क्या होगा? भैया हम एक काम करते हैं ना, F माइनस 32/9 इक्वल C/5। अब ये कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं लिखना, हमको तो ऐसे लिखना है 9C/5 प्लस 32। कह रहा है नहीं ऐसे भी नहीं करना है, क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी पहले हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। तो इसको ऐसे नहीं, ये पहले तो ये जाएगा ना ऊपर, तो ये हो जाएगा F माइनस 32 बराबर, ये 9 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9/5 C, और भैया ये पहुंच जाएगा, ये नेगेटिव है, जब ये इधर जाएगा तो 9/5 C प्लस 32। तो ऑलरेडी उसमें रिलेशन दे रखा है, ये किस तरह का क्वेश्चन है भाई, दे रखा है ना ऑलरेडी, देखो यहाँ ऑलरेडी उसने सारा संबंध दे दिया, तो उसी को ऑप्शन में रख दिया, तो ये तो मतलब कोई काम का क्वेश्चन है नहीं। आगे बढ़, ऑलरेडी मैंने आपको हालांकि सॉल्व करके दिखा दिया। तो असल में होना क्या चाहिए, ये सब नहीं दिया होना चाहिए, ये सब नहीं दिया होना चाहिए, या इसका उल्टा दे के रखना चाहिए, सी के फॉर्म में दे के रखना चाहिए। ठीक है, अब ये अगर आंसर यही दे दिया और ऑप्शन में भी यही दे दिया, फिर कह रहे हैं कि भाई कौन सा सही होगा, हो ही जाएगा यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ताप बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है? भाई हमको नहीं पता, तो ये कह रहा है किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड का दोगुना हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, F माइनस 32/9 इक्वल C/5। अब ये कह रहा है दोगुना हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2C, दोगुना हो गया ना, माइनस 32/9 इक्वल C/5। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो भैया ये हो गया 10C माइनस 10 160, और इधर चला गया ये 9C। इधर हम इसको लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1C। भाई 10 को इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, या 9 को इधर ले आइए तो एक ही बात पड़ेगी, 9 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 160 को इधर ले जाएंगे तो ये 160 हो जाएगा। हो गया काम खत्म। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कह रहा है अभी हमने कैलकुलेट करके देख लिया, तो उसको फिर से दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमने कैलकुलेट इसको सेम कर लिया, सिर्फ आपको फॉर्मूला करना है। फिर वो जो कह रहा है दोगुना हो जाएगा तो कर दीजिए दोगुना, हमने दोगुना कर दिया, हमको रिजल्ट मिल गया। कैलकुलेशन है, छोटी सी कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं पूछता है इसमें, बहुत बेसिक बेसिक गुणा और भाग पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं। कह रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? भाई हमको नहीं पता क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 32/9, और ये क्या कह रहा है भाई 40 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे 40 रखने के लिए कह रहा है, और कह रहा है अपॉन 5, क्योंकि F माइनस 32/9 इक्वल C/5 होता है ना। अब इससे कितनी बार कट गया, ये 8 बार, तो ये हो गया F माइनस 32, और इनका क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब भाई F बराबर कितना हो जाएगा, तो 72 और 32, ये हो गए 4 और ये हो गए 10, 104। जहां कहीं भी 104 ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है,
इसमें एक्सप्लेनेशन अब देखने की जरूरत नहीं है बार बार, ऑलरेडी हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं, तो बिल्कुल यही प्रोसेस हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। आगे देखते हैं, कह रहा फारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फारेनहाइट है, सेल्सियस पर क्या होगा? बार बार घुमा फिरा के मान बदल देगा, लेकिन पूछेगा ऐसे। अरे भैया ठीक है, फारेनहाइट F -32/9 इक्वल C/5। अब भाई ये कितना हो गया? 32 घटा देंगे तो बचेगा 8, यहां पे बचेगा कितना? 9 में से 3 गए तो बचेगा 6, 168/9 मल्टीप्लाई। अब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और इधर बच गया C। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, बात खत्म। 8 पंजे 40, 4 30, 34, 3 5 और 3 8, भाग दे दीजिए 9 का 81, कितने बचे? 3, 9 3 27। 93 वाला कोई ऑप्शन है नहीं, एक ही ऑप्शन है, खत्म। इस तरह से करना है। तो अब ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व करके देख लिया। कह रहा है समय की दृष्टि से दो द्रव P और Q हैं के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव तो इस आरेख में, इस चित्र में दिया हुआ है। भाई ठीक है, टाइम इधर बढ़ रहा है, कह रहा है टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है। कह रहा है किस में, ये कौन सा एक ऑप्शन है, इसको देखने के बाद आप बताइए। तापन प्रक्रिया में द्रव P द्रव Q की तुलना में सदा उष्णतर रहेगा, मतलब हमेशा गर्म रहेगा? नहीं यार, एक बार नीचे है एक बार ऊपर है, तो ये तो ऐसा तो नहीं है भाई। एक बार देखेंगे Q वाला है वो नीचे है, P वाला है वो एक बार ऊपर है फिर नीचे है, तो ये तो गड़बड़ है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कह रहा तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रवों का ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहा। एक सा क्यों नहीं रहा? यहां पे कैसा था? दोनों का सेम था ना इस पॉइंट पे। भाई ये भी यहाँ पे क्रॉस किया, ये भी क्रॉस किया। फिर कह रहा है P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। P का Q पर तेजी से पहुंचा। एक बात बताइए, 100 पर पहुंचने के लिए ये पहुंच गया यहाँ पे, और ये 100 पर पहुंचने के लिए पहुंचा यहाँ, तो ये कम चला टाइम पर, मतलब इसको कम टाइम लगा, और यहां से यहां तक इसको ज्यादा टाइम लगा। इसका मतलब ये भी गड़बड़ है। अब अगर 3 गड़बड़ है तो फिर जो भी होगा वही सही होगा। Q का ताप इस वाले का P की तुलना में 100 डिग्री पर तेजी से पहुंचा। क्यों? क्योंकि ये यहां से ऐसे करके चला गया, यहां से ऐसे करके चला गया, तो इसको टाइम लगा कम, सिर्फ इतना ही टाइम इसको लगा। शुरुआत में तो ये धीरे धीरे गर्म हुआ, लेकिन एंड में आकर के फिर ये क्या हो गया? हद से ज्यादा तेजी से गर्म हुआ। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ऑलरेडी हमने इसको ग्राफ के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया। तेजी से पहुंचता है क्योंकि Q का ताप P की अपेक्षा कम समय में बढ़ता है, अर्थात आरेख में द्रव Q का ताप त्वरित गति से बढ़ता है और P का ताप एक समान गति से बढ़ता है। जो सीधी लाइन होती है उसको एक समान कहा जाता है। समझ गए? कभी भी कोई इस तरह का ग्राफ बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एक समान कहेंगे। आपको याद आ रहा होगा, हमने एक ग्राफ बनाया था जब हमने एक नियम पढ़ा था प्रतिबल के बारे में और विकृति के बारे में, याद आया? वहां भी तो बिल्कुल इसी तरह की सीधी लाइन थी जिसको हमने हुक का नियम कहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मापने हेतु प्रयुक्त होता है। ये तो जब हमने फिजिक्स स्टार्ट करी थी तब भी हमने कहा था कि भैया 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर को प्रॉपर मेजर करने के लिए, फिर चाहे वो कितना भी क्यों ना हो, उसके लिए पायरो वर्ड का यूज किया जाएगा। पायरो का मतलब होता है अति उच्च ताप। पायरोमीटर इसमें एक में ही आता है, थर्मामीटर है, थर्मामीटर है, थर्मामीटर है। 800 से ऊपर अगर मेजर करना है तो कोई भी थर्मामीटर होगा उसमें पायरो वर्ड आना चाहिए, इसमें एक में आ रहा है, तो पूर्ण विकिरण तापमापी। ये ऑलरेडी हम पिछली क्लासों में, या ये कहिए कि शुरुआती क्लास में ही इस चीज को पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो पायरो आप याद रखेंगे। सूरज का अगर नापना है तो पायरो, सूरज के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है हीलियो मीटर।
पायरो मतलब अति उच्च ताप, और हीलियो मतलब सूरज का, मीटर मतलब मापने वाला यंत्र। ठीक है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मापने के लिए प्रयुक्त हो वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी कहलाता है। उत्ताप मापी भी कहते हैं इसको हिंदी में, लेकिन पायरोमीटर ही याद करिए, ज्यादा बेटर है। अत्यधिक तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक मापने के लिए पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जहां कहीं भी 800 से ज्यादा आप नापेंगे तो पायरो वर्ड जुड़ जाएगा, ये मान के चलिए। ठीक है, अब इसमें भी तमाम सारी वेरायटी है, तो उसके हिसाब से ये एक है जो 15 से ज्यादा माप रहा है, अर्थात इस तापमाप की सहायता से अत्यधिक ऊंची तथा दूर स्थित वस्तुएं जैसे सूर्य आदि के तापमान की गणना की जाती है। एक नियम हम पढ़ेंगे, स्टीफन का नियम, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, उसी के आधार पर यह तापमापी काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा थर्मोस्टेट वह यंत्र है, थर्मो का मतलब हो गया क्या, तापमान, टेम्परेचर की बात कर रहा है। और कह रहा है स्टेट, स्टेट मतलब वहीं की वहीं बनाए रखना, रोके रखना, स्थायी कर देना। तो हमको कीवर्ड पे जाना है, हमको नहीं पता एक्चुअली क्या है। तो थर्मो मतलब गर्मी की कहीं बात हो रही है, टेम्परेचर की कहीं बात हो रही है, और स्टेट का मतलब है, स्टैटिक्स वर्ड आपने सुना है, स्टेट का मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना। तो थर्मोस्टेट का मतलब हो गया ऊष्मा को मापता है। भाई ऊष्मा को मापेगा तो वो क्या होगा, कैलोरीमीटर होगा ना। ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी मीटर, ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर, ताप को मापने के लिए थर्मोमीटर। वो अलग अलग हो सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, फ़ारेनहाइट वाला है। कह रहा दाब का, तो दाब का थर्मो के साथ क्या रिलेशन है, नहीं, ये कह रहा है किसी निकाय का तापक्रम। अब दाब का मतलब थर्मो के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, दाब अभी फिलहाल मतलब थर्मो वर्ड कहीं भी दाब के लिए प्रयोग नहीं होता है, तो ये भी गया। बाकी इनके ऑप्शन हम ये जानते हैं, इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन है यही एक बचा। अच्छा, इसमें जो भी लिखा हो याद करने के लिए, इसको अगर नहीं याद है आपको, कोई डाटा कोई आइडिया नहीं है, तो आप जो कीवर्ड्स हैं उनके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, मतलब अपने आप ही उसको रेगुलेट करता रहता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है तो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट केवल तापमान को नियंत्रित करता है, ऊष्मा तथा दाब को नियंत्रित नहीं करता। ऊष्मा के मापन के लिए ऊष्मा मापी, जिसको हमने कैलोरीमीटर कहा इंग्लिश में, प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि दाब को मापने के लिए दाब मापी या नॉर्मली उनको बैरोमीटर कह देते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। कह रहा ताप स्थायी, अभी थर्मोस्टेट पढ़ा था ना, स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। तो भाई क्या टेम्परेचर की ही तो बात कर रहा है, ताप स्थायी, थर्मो स्टेट, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो थर्मो क्या, थर्मो का भी वर्ड यूज होता है, थर्मो टेम्परेचर के लिए यूज होने वाला एक वर्ड है। तो जहां कहीं भी आपको मिल जाए टेम्परेचर वर्ड, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कीवर्ड आपने याद कर लिया, हमने कीवर्ड को डिस्कस भी किया था, वो अगर आपने याद कर लिए, बड़े आराम से इस तरह के क्वेश्चनों को हैंडल किया जा सकता है। थर्मो टेम्परेचर को, थर्मोस्थायी टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। कुछ उपकरणों में निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, जैसे ताप भट्टी, इसके लिए ताप स्थायी प्रयुक्त किए जाते हैं। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कम कर देंगे, जब कम हो रहा होगा तो उसको बढ़ा देंगे, इस तरह की मशीनें होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट कहते हैं। कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास। अब देखिए हिंदी में एक ये दिक्कत आप मान सकते हैं कि हिंदी में ऐसे क्लिष्ट वर्ड डाल देता है जिनका एकदम से पहली बार सुनेंगे। शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। फिर कह रहा है जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान का विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। अब देखिए इसको, भाई ये बात बिल्कुल सही है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, बाकी सभी चीजों की कम होती है, तो ये तो बिल्कुल एकदम सही है। ये अगर सही है तो फिर क्या हो सकता है, ये जो ऑप्शन है ये तो खत्म। अब कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास, तापमान विपर्यास मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। अब मैं एग्जैक्ट इसको नहीं हिंदी में समझ पा रहा हूं ये क्या बोले देता है, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें
तो टेम्परेचर डिफरेंस ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच अधिक होगा। भाई देखिए होता क्या है कि ये हो गया मान लीजिए महाद्वीप और ये हो गया हमारा महासागर। अब होगा क्या कि जब ये गर्म होगा, जब गर्मी होगी तो ये गर्म होगा, यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा, तो यहाँ की हवा क्या हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी, तो महासागर की तरफ से हवा आएगी। फिर जब ठंडी होंगी तो ये इधर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो हवाएं किधर से चलेंगी, महासागर की तरफ से चलेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। कह रहा है दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। उसकी वजह यह है कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप की स्थलीय हवाओं का प्रवाह महासागर की समुद्री हवाओं की तरफ होता है। जैसा अभी हमने कहा था भाई, अगर मान लीजिए यहां से महाद्वीप से हवा अगर गर्म होकर ऊपर चली जाएगी तो महासागर की तरफ से आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ठंडी में क्या होगा, ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो हवा यहां पे नीचे उतरेगी और महासागर क्या रहेंगे, गर्म रहेंगे। गर्म रहेंगे तो हवा किधर जाएगी, इधर की साइड में जाएगी, जिसके कारण महाद्वीप जल्दी गर्म हो जाते हैं तथा इसका मुख्य कारण जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा ज्यादा होती है, जबकि शीत ऋतु के दौरान भूमि और जल दोनों शीघ्र से ठंडे हो जाते हैं, परंतु समुद्र का तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है, जिसकी वजह से अगर हम डिफरेंस की बात करें तो गर्मियों में डिफरेंस ज्यादा रहता है, सर्दियों में डिफरेंस कम रहता है। ठीक है, तो ये जो तापमान विपर्यास है इसका मतलब आप लगा लीजिए डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, अब देखिए ये आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। देखिए फिर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जैसे अभी हमने कई जगह पे क्या किया, कुछ चीजों को, जैसे अभी हमने बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा की बात करी, सॉरी बर्फ की गुप्त ऊष्मा की बात करी, भाप की गुप्त ऊष्मा की बात करी, तो इस तरह के डाटा को आप डायरेक्ट इस बुक में लिख सकते हैं। तो सामान्य विज्ञान की एक किताब है अरिहंत की प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से, जिसमें 250 पेपरों को सॉल्व किया गया है आईएएस और डिफरेंट पीसीएस के। इसके अलावा अगर आपको ये बुक तो लेनी है, इसके अलावा अन्य टीचर हैं जो भारतीय इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और अर्थव्यवस्था को भी लगातार कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। तो आप इस बार अगर पीटी दे रहे हैं और गारंटी से अपना पीटी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस बुक को ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले सेशन में मिलते हैं। ठीक है।